आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वोल्टमैन, ठीक, कैनोनिकल वितरण नियम। ठीक, वोल्टमैन कैनोनिकल वितरण नियम। सबसे पहले वोल्टमैन कैनोनिकल वितरण नियम को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, इसमें समझ लेते हैं हम लोग किसको सिद्ध करेंगे। वोल्टमैन ने एक नियम दिया। ठीक, नियम मतलब क्या दिया? वो एक सूत्र दिया जिसको हमें सिद्ध करना है, जैसे को कैनोनिकल वितरण नियम कहता है पी आर इज इक्वल, अनुकरणपाती क्या आता है? अनुकरणपाती, ठीक, ई के घात माइनस ई आर बटे के टी होता है। ठीक, के टी होता है, इसी को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक, यही सूत्र हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक, यही सूत्र के सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, वोल्टमैन के कैनोनिकल वितरण नियम से, ठीक, जो ये नियम दिया है उसके नियम से, ठीक, नियम अनुसार परम ताप टी पर, कोई परम ताप टी है, यहाँ पर एक निकाय है, निकाय मतलब पत्थर है, तो परम ताप टी पर ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था मतलब इसमें ताप में ना ही दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, इस निकाय के परम ताप, ठीक, साम्य अवस्था में किसी निकाय की ऊर्जा ई आर, इस निकाय की ऊर्जा क्या है? ई आर है। सबसे पहले इसमें डॉट 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 ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा का मान E1 है, इस ऊर्जा का मान E2 है, इस ऊर्जा का मान क्या है? E3 है। ठीक, डेश 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 करके इस ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा? ई आर होता है। तो किसी विशेष सूक्ष्म अवस्था में होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? उसके यहाँ पर कुछ विशेष सूक्ष्म अवस्था आते, तो सूक्ष्म अवस्था में होने की प्रायिकता क्या हुई? ठीक, ई माइनस ई के घात ई आर बटे के टी होता है। ठीक, इस प्रकार से होता है। ठीक, ठीक, इसके क्या होता है? समानुपाती होती है। ठीक, यही क्या कहलाता है? वोल्टमैन का कैनोनिकल वितरण नियम। तो सबसे पहले हम इस नियम का क्या देखते हैं? परिभाषा देख लेते हैं। ठीक, तो परिभाषा देखते हैं, यहाँ पर देखिए। ठीक, इस नियम के अनुसार परम ताप टी, ठीक, परम ताप टी पर ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन में, ठीक, ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन में किसी निकाय की ऊर्जा ई आर, कोई निकाय है उसकी ऊर्जा ई आर, ठीक, ई आर वाली किसी विशेष सूक्ष्म अवस्था में होने की प्रायिकता ई के घात माइनस ई आर बटे के टी होती है, जहां के वोल्टेज में नियतांक है, जिसका मान क्या है? 1.38 गुणित 10 की घात माइनस 23 होता है, जूल प्रति केल्विन होता है, अर्थात पी आर अनुकरण अनुपात ई के घात माइनस ई आर बटे के टी होता है। ठीक, इसका मतलब ये, इसको याद रख लेना, क्योंकि इसका ये भी पूछ सकता है, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर पी आर अनुकरण पाते ई के घात माइनस ई आर बटे के टी होता है, या तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी आर इज इक्वल टू सी नियतांक लिख सकते हैं, ई के घात माइनस ई आर बटे के टी हो सकता है, जहां सी एक अनुक्रमानुपाती क्या है? नियतांक है। ठीक, अब उसके बाद इसकी उत्पत्ति करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक, तो प्रूफ करते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग प्रूव करते हैं, तो उसका क्या देखते हैं? प्रूव करते हैं तो उसका क्या देता है? उत्पत्ति में माना करके देता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे? माना एक निकाय है, ठीक, ये हमारे पास एक निकाय है जिसका परम ताप टी है। ठीक, परम ताप टी ऊष्मा स्रोत के साथ, परम ताप टी ऊष्मा स्रोत के साथ ये क्या है? संतुलन में है। ठीक, ये संतुलन में है। ठीक, संतुलन की स्थिति में है। तब इसके अंदर क्या है? सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, ये सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब एक पत्थर है। अब पत्थर बड़े बड़े पत्थर से मिलकर थोड़े बनेगा, उसके अंदर में क्या है? छोटे 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 पत्थरों से मिलकर वो बना होता है। ठीक, उसी प्रकार ये भी निकाय छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना है, जिसकी कणों की संख्या क्या है? n है। ठीक, तो कणों की संख्या n है। ठीक, ये कणों की संख्या n1 है। ठीक, इन कणों की संख्या n2, इसका n3, ठीक, इसका डेज क्या है? nr तक है। ठीक, nr तक है। अब ये कण की ऊर्जा क्या है? ठीक, अब ये कणों की संख्या है, अब इसकी ऊर्जा, इस कण की ऊर्जा भी होगा, तो इस कण की ऊर्जा क्या है? E2 है, मतलब E1 है। इस कण की ऊर्जा क्या है? En, ठीक, E2 है। ठीक, इस कण की ऊर्जा E3 है। डेज 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 क्या है? ER होगा। ठीक, ER होगा। ठीक, मतलब इस कण की संख्या, इस कण की ऊर्जा होगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा? कोष्ठिकाएं भी होगा। ठीक, कोष्ठिकाओं को किसके किसके रूप में किया जाता है? 1 2 3 डेज 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 आर तक, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे माना में। ठीक, तो माना हमारे पास एक ऊष्मा स्रोत, ठीक, एक माना हमारे पास एक निकाय परम ताप टी के साथ, ठीक, परम ताप टी के साथ संतुलन अवस्था में है।
ठीक, जिसकी कणों की संख्या क्या है n1 n2 n3 डेज nr है, तथा उसकी ऊर्जाओं की संख्या क्या है e1 e2 e3 डेज nr है, तथा कोष्ठिकाएं क्या है 1 2 3 डेज r तक है। इस प्रकार से हम लोग इसकी उत्पत्ति में लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर माना कि कोई निकाय है जो ताप T पर किसी ऊष्मा स्रोत के साथ उसमें संतुलन की स्थिति में है। निकाय की कुल कणों की संख्या n1 n तथा निकाय की कुल ऊर्जा E है। ठीक, इस निकाय में कोष्ठिकाएं 1 2 3 4 डेज r है, तथा n1 n2 n3 डेज nr कण है। इन कणों की ऊर्जाएं क्रमशः E1 E2 E3 डेज er है। तब संख्याकी आंतरिकी के अनुसार, ठीक, संख्याकी आंतरिकी के अनुसार हम लोग देखते हैं। ठीक, संख्याकी यांत्रिकी के अनुसार देखते हैं। ठीक, ये क्या है संख्याकी यांत्रिकी के अनुसार देखते हैं। ठीक, तो क्या आता है संतुलन अवस्था में ऊष्मागतिकी प्रायिकता अधिक होती है। ठीक, सबसे पहला फर्स्ट नियम संख्याकी यांत्रिकी में दिया है। ठीक, संतुलन अवस्था में ऊष्मागतिकी की प्रायिकता क्या आता है अधिकतम होता है, तो W इज इक्वल टू अधिकतम हो गया। ठीक, तो इसको W को हम लोग क्या लिख सकते हैं log W भी लिख सकते हैं। ठीक, अधिकतम होगी। ठीक, अर्थात डेल log W इज इक्वल टू 0 होगा। समीकरण 1 दे दीजिए। दूसरा नियम ये कहता है कि निकाय की कुल कणों की संख्या नियत रहती है, अर्थात n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 डेज nr। अब कुल बोला है तो मतलब सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, तो सिग्मा, और यहाँ पर अंतिम है तो nr इज इक्वल टू नियतांक। ठीक, अर्थात कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो सिग्मा डेल n इज इक्वल टू सिग्मा डेल nr इज इक्वल टू समीकरण 2 दे देंगे इसको। ठीक, तीसरा नियम ये बताया है कि निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात कुल ऊर्जा नियत रहता है E इज इक्वल टू n1 n, ठीक, n1 e1 प्लस n2 e2 प्लस डेज nr er इज इक्वल टू नियतांक। तो E इज इक्वल टू सिग्मा nr er इज इक्वल टू नियतांक। तो डेल से, ठीक, एक बार आकलन करेंगे तो डेल E इज इक्वल टू सिग्मा डेल nr er इज इक्वल टू 0। समीकरण 3 दे देंगे इसको। ठीक, चूंकि निकाय की कुल स्थूल अवस्था n है तथा इसके संगत सूक्ष्म अवस्थाएं क्रमशः n1 n2 n3 डेज nr है। ठीक, डेज nr है। ठीक, इस प्रकार से यहां पर डेज nr है। ठीक, अब देखते हैं ऊष्मागतिक प्रायिकता के अनुसार। ठीक, ये हमारे पास ऊष्मागतिकी की प्रायिकता का एक सूत्र होता है, इसको आप लोग याद करके रख लेना। W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बटे, ठीक, n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल डेज nr फैक्टोरियल होता है। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये सूत्र है। ठीक, अब इसका क्या करेंगे दोनों पक्षों में लॉगरिथम लेने पर। ठीक, दूसरा क्या आता है दोनों पक्षों में लॉगरिथम लेंगे तो log W इज इक्वल टू log क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल बटे n1 प्लस मतलब n1 n2 n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल डेज nr होता है। ठीक, अब इसको लॉगरिथम के सूत्र से हम इसको क्या रख सकते हैं माइनस ऊपर में ले सकते हैं, अर्थात क्या होता है log m बटे n होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक, log m माइनस log n लिखते हैं। उसी प्रकार इसको हम लोग लिख दिए हैं। ठीक, यहाँ तक ये तो अब सेम का सेम रहेगा, तो log माइनस में हो जाएगा, ठीक, log n1, ठीक, n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल डेज nr फैक्टोरियल होता है। ठीक, अब ये हमें किस में दिख रहा है गुणा के रूप में रहता है। यदि कोई लॉगरिथम में गुणा के रूप में रहता है तो वो प्लस में बदल देता है, और भागित में रूप में रहता है तो माइनस में बदल जाता है। ठीक, तो ये ठीक log n फैक्टोरियल माइनस क्या हो जाएगा log n1, ठीक, n1 फैक्टोरियल प्लस log n2 फैक्टोरियल प्लस log n3 फैक्टोरियल प्लस डेज nr फैक्टोरियल होता है। ठीक, तो इसको हम समीकरण 4 दे देंगे। ठीक, चूंकि निकाय में कणों की संख्या बहुत अधिक है, ठीक, इसीलिए स्टर्लिंग के सूत्र से, मतलब इसमें क्या आता है ये हमारे पास निकाय है, अब इसमें बहुत अधिक कण है। ठीक, तो बहुत अधिक कण है अर्थात इसमें कण बहुत है ना, तो इसमें कणों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसीलिए स्टर्लिंग के सूत्र से, ठीक, स्टर्लिंग के सूत्र से क्या आता है log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। ठीक, मतलब कभी भी log n फैक्टोरियल रहेगा तो इसका सूत्र क्या आता है n log n माइनस n होता है। इस सूत्र को हम लोग आगे भी प्रयोग करेंगे, तो आप इसको याद करके रख लेना। ठीक, तो यहाँ पर
ठीक उसी प्रकार क्या लिखेंगे n1 के लिए, अगर n1 के लिए फैक्टोरियल रहेगा तो इसको हम लोग n1 log n1 माइनस n1, ठीक उसी प्रकार n2 के लिए रहेगा तो उसी प्रकार हो जाएगा। उसी प्रकार क्या जाएगा, nr के लिए रहेगा तो log nr फैक्टोरियल इज इक्वल टू nr log nr माइनस nr हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक ठीक अब इन मानों को समीकरण 4 में रखने पर, ठीक इन मानों को हम लोग समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक समीकरण 4 हमारे पास क्या था ये आपको मैं दिखा देता हूं। ठीक समीकरण 4 आपके लिए क्या था ये देखिए। ठीक ये देखिए हमारे पास समीकरण 4 ये था। ठीक समीकरण 4 ये था हमारे पास n फैक्टोरियल n माइनस लॉग n1 माइनस लॉग n2 डेज nr तक था। ठीक इसमें हम लोग इसका मान रखेंगे। ठीक तो इसका मान रखते हैं तो यहाँ पर देखिए रख दिए हैं। ठीक इस प्रकार से रखते हैं तो log ई डब्ल्यू, ठीक log w इज इक्वल टू n log ई n माइनस n माइनस n1, ठीक log n1 माइनस n1 प्लस n2 log n2 माइनस n2 प्लस डेज कहाँ तक जाएगा, nr log nr माइनस nr तक हो गया। ठीक इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, ठीक या कैसे भी लिख सकते हैं इसको log w इज इक्वल टू n, ठीक n log n माइनस n माइनस सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा के साथ सिग्मा और सिग्मा r लिख सकते हैं, n r log n r माइनस n r ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक सिग्मा मतलब कुल, ठीक कुल के साथ इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक मतलब जैसे कि 1 n1 n2 n3 n4 तो इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं ना, उसी को ऐसे यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक अब log w इज इक्वल टू n log n माइनस n माइनस सिग्मा n r log क्या हो जाएगा n r r पर प्लस सिग्मा n r हो जाएगा। ठीक इसको अंदर जब गुणा किया गया है माइनस और सिग्मा को तो ये माइनस का माइनस हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा n r होता है। अब सिग्मा n r इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है। ठीक इसको याद रख लेना, सिग्मा n r इज इक्वल टू n होता है। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो log w इज इक्वल टू n log n माइनस n, ठीक माइनस सिग्मा n r log एन आर प्लस एन, तो प्लस माइनस कट गया। ठीक इस प्रकार से कट गए तो log w इज इक्वल टू एन log n माइनस सिग्मा एन आर log एन आर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में इस मान को रखने पर, ठीक अब आपको मैं समीकरण 1 दिखाता हूं। ठीक समीकरण 1 में इस मान को हम लोग को रखते हैं। ठीक समीकरण 1 में, ठीक समीकरण 1 में हम लोग इस मान को हम लोग रखते हैं तो समीकरण 1 में क्या आता है, ठीक log w इज इक्वल टू क्या होता था, ठीक log w इज इक्वल टू 0 होता था। ठीक ये आपको दिखा देता हूं मैं। ठीक यहाँ पर देखिए, ठीक ये देखिए ये हमारे पास log w इज इक्वल टू 0 है। ठीक तो इसके जगह हम लोग क्या, log w की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे। ठीक ये वाला हमारे पास मान है log w, ठीक सेम दिख रहा है तो इसको मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक इस पर रख देंगे। ठीक तो यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, log w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक log w की जगह डेल हो जाएगा, डेल का डेल रहेगा, डेल log w था। ठीक तो डेल n log n माइनस सिग्मा r n r log n r, ठीक इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से हो गया। अब क्या करेंगे, इस डेल को अंदर गुणा कर देंगे तो अंदर हो गया तो डेल n log n माइनस डेल सिग्मा एन आर लॉग एन आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक तो n इज इक्वल टू नियतांक है यहाँ पर। ठीक तो डेल n log n इज इक्वल टू नियतांक, ठीक मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है पूरा एक नियतांक है। ठीक तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 के रूप में आ जाएगा। तो डेल n log n इज इक्वल टू 0, नियतांक का मान क्या होता है, 0 होता है। c इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर 0 रख देंगे, माइनस डेल सिग्मा एन आर log एन आर इज इक्वल टू 0। ठीक इस प्रकार से हो गए। अब इसका क्या करेंगे, ठीक ये अवकलन के रूप में दिख रहा है तो इसका क्या करेंगे, फर्स्ट फलन सेकेंड फलन में इसका अवकलन कर देंगे। ठीक तो सबसे पहले क्या रखेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट फलन है और ये हमारे पास सेकेंड फलन है। ठीक तो यहाँ पर फर्स्ट फलन सेकेंड फलन का अवकलन करेंगे, क्योंकि डेल लगा है तो डेल मतलब अवकलन है तो अवकलन कर दिए। ठीक तो सिग्मा आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, एन आर। ठीक फर्स्ट फलन ये है, ठीक हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट फलन सेकेंड फलन का अवकलन, ठीक फिर प्लस सेकेंड फलन, ठीक सेकेंड फलन फिर फर्स्ट फलन का अवकलन। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ इसके जगह क्या रखा गया है, एन आर रखा गया है। ठीक और इसके जगह क्या रखा गया है, लॉग एन आर रखा गया है। इसके जगह फिर क्या रखा है, लॉग एन आर। ठीक और इसके जगह क्या रखा गया है, एन आर रखा है। ठीक
तो यहाँ पर फर्स्ट अवकलन एन आर इंटू सेकेंड का अवकलन, तो लॉग एन आर का अवकलन कहता है 1/n r हो जाएगा। लॉग एक्स का अवकलन कहता है 1/x है, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है एन आर है, तो एन आर हो जाएगा। डेल एन आर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा लॉग एन आर हो जाएगा, ठीक, लॉग एन आर, और यहाँ पर डेल एन आर हो जाएगा, ठीक, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल का क्या आ जाता है, डेल का क्या आ जाता है, ठीक, अवकलन मतलब डेल एन आर का अवकलन होगा कि होगा नहीं होगा, फिर तो नहीं होगा, ठीक, इस प्रकार से हो गए। अब यहाँ पर देखिए, ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये एन आर से ये एन आर कट जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक, यहाँ पर आप इतना मान आएगा हमारे पास, ठीक, ये देखिए, ठीक, सिग्मा आर इज इक्वल टू डेल एन आर प्लस क्या आ जाएगा लॉग एन आर, और डेल एन आर इज इक्वल टू 0 बचा, ठीक, तो सिग्मा डेल एन आर प्लस सिग्मा लॉग एन आर डेल एन आर इज इक्वल टू 0, ठीक, इसको क्या है सिग्मा को अंदर गुणा कर दिए। अब समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से सिग्मा डेल एन आर इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक, सिग्मा डेल एन आर क्या होता है 0 होता है, समीकरण 2 हमें प्राप्त हुआ था, ठीक, समीकरण 2 हमें क्या प्राप्त होता है, सिग्मा डेल एन आर क्या होता है 0 होता है, ठीक, जो आपको अब मैं दिखा देता हूँ, ठीक, ये देखिए, ठीक, कणों की कुल संख्या नियत रहती है, अर्थात क्या होता है सिग्मा डेल एन आर इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, ठीक, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इसके जगह हम लोग 0 रख देंगे, और सिग्मा लॉग एन आर डेल आर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक, इसका मान 0, इसको समीकरण 6 दे देंगे। अब चूंकि, ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, एक नियम लगाएंगे, ठीक, चूंकि समीकरण 2 समीकरण 3 तथा 6 एक दूसरे पर परस्पर निर्भर नहीं करते, ठीक, मतलब समीकरण 2 समीकरण 3 और समीकरण 6 एक दूसरे पर क्या रखते हैं, परस्पर निर्भर नहीं करते, इन्हें एक साथ संतुष्ट होना चाहिए, अतः अज्ञात गुणांकों की विधि से, अज्ञात मतलब आता है अल्फा और बीटा, गुणांकों की विधि से, ठीक, समीकरण 2 में, ठीक, समीकरण 2 में अल्फा का गुणा और समीकरण 3 में, ठीक, समीकरण 3 में बीटा का गुणा करके क्या करेंगे, समीकरण 6 को जोड़ देंगे, ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक, समीकरण 2 में समीकरण 3 में आपको अल्फा बीटा का गुणा किया, ठीक, तो ये देखिए, ठीक, समीकरण 2 में अल्फा का गुणा किए हैं, समीकरण 3 में बीटा का गुणा किए हैं, और प्लस समीकरण 6 को सभी से हम लोग जोड़ दिए और इज इक्वल टू 0 के बराबर ले दिए गया है, ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर किया गया है, ठीक, तो यहाँ पर किया गया है, तो ये देखिए अल्फा सिग्मा डेल एन आर प्लस बीटा सिग्मा डेल एन आर ई आर प्लस सिग्मा लॉग एन आर डेल एन आर, सेम इसको यहाँ पर उतार दिया गया, डी इज इक्वल टू 0, ठीक, अब क्या किया गया है, यहाँ से क्या दिख रहा है कॉमन, ठीक, सिग्मा दिख रहा है, सिग्मा आर दिख रहा है, और यहाँ पर एन आर दिख रहा है, डेल एन आर दिख रहा है, तो यहाँ पर अल्फा सभी को कॉमन निकाल दें, और यहाँ पर अल्फा प्लस ठीक बीटा ई आर प्लस लॉग एन आर, ठीक, और डेल एन आर इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब चूंकि कोष्टिकाओं से एक दूसरे पर, ठीक, कोष्टिकाओं में कणों की संख्या में परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, अतः समीकरण 7 के प्रत्येक पद पर मान अलग अलग शून्य के बराबर होना चाहिए, ठीक, मतलब अलग अलग शून्य के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो समीकरण 7 से, समीकरण 7 में ऐसे था डेल यहाँ पर सिग्मा था और यहाँ पर क्या था, ठीक, डेल एन आ रहा था, तो इसको हम लोग इस तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस ई आर प्लस लॉग ई एन आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें से लॉग एन आर को इस तरफ बचाएंगे और इन दोनों को इस तरफ क्या कर देंगे, भेज देंगे, तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आर हो जाएगा, ठीक। तो एन आर इज इक्वल टू लॉग को इस तरफ भेजेंगे तो किस में जाता है, ई में जाता है, तो ई के घात में ये दोनों चल जाएगा, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आर हो जाएगा, ठीक। तो एन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई के घात माइनस अल्फा, ठीक, और इसको क्या लिख देंगे, गुण मतलब इंटू में लिख देंगे, ठीक, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस बीटा ई आर, ठीक। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ एक में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, तो उसको अलग अलग तोड़ दिए हैं, ठीक, इस प्रकार से तोड़ दिए। अब चूंकि अल्फा कणों की, ठीक, कुल गुणांक है, ठीक, मतलब संख्या का गुणांक है, अतः ई के घात अल्फा नियतांक माना जाएगा, ठीक, ये ई के घात अल्फा को नियतांक माना जाएगा, और बीटा, ठीक,
मतलब नियतांक क्या माना जाएगा, ई के घात अल्फा को क्या माना जाएगा, ए माना जाएगा। ठीक, तो एन आर इज इक्वल टू ए ई के घात माइनस बीटा ई आर होगा। ठीक, अब बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/kT होता है। ठीक, 1/kT होता है, तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो एन आर इज इक्वल टू ए ई के घात माइनस ई आर बटे KT होता है। ठीक, ई आर बटे KT होता है। ठीक, इस प्रकार से समीकरण 8 दे देंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, प्रायिकता से। ठीक, मतलब सूक्ष्म अवस्था में प्रायिकता क्या आता है, पी आर इज इक्वल टू एन आर बटे एन होता है। ठीक, तो एन आर बटे एन, तो इस मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, एन आर का मान को। तो समीकरण 8 से तो पी आर, ठीक, ये सूत्र होता है, ये आपको याद रख लेना। तो पी आर इज इक्वल टू ए ई के घात माइनस ई आर बटे KT और बटे एन होता है। ठीक, एन होता है। अब ये ए, ठीक, ए बटे एन को क्या मानेंगे हम लोग, सी एक नियतांक है, ये दोनों एक नियतांक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू सी ई के घात माइनस सी आर बटे KT। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे पास वोल्टमैन कैनोनिकल नियम है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनुकरणोपाती के हिसाब से लिख सकते हैं, पी आर अनुकरणोपाती ई के घात माइनस ई आर बटे KT, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। यही वोल्टेज मैन का कैनोनिकल वितरण नियम है, इतने आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद।